हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की। और इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ। आपने बचपन में 12th क्लास में ये लॉ पढ़ा होता है और इस लॉ में दो नियम दिए गए हैं, या किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहला KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, जिसको जंक्शन का लॉ भी कहते हैं। अब जंक्शन का लॉ इसको क्यों कहते हैं उसको हम अभी समझते हैं, और ये काम कैसे करता है, इसके क्या न्यूमेरिकल बनते हैं। ये दिखने में बड़ा सिंपल लगता है, आप सबको पता होगा आने वाली करंट और जाने वाली करंट बराबर होती है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल करने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। देखो, हमारे पास एक जंक्शन पॉइंट है, और जंक्शन पॉइंट की क्या खास बात है, या किस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट कहेंगे, जहाँ पर आने वाली या जाने वाली जो धाराएं हैं वो कम से कम 3 होनी चाहिए। यदि धाराएं 3 नहीं है तो आप उसको जंक्शन पॉइंट नहीं कह सकते। क्या सर 3 से ज़्यादा हो सकती हैं? बिल्कुल 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, पर आप 3 से जो है कम नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, 4 सारी बाहर निकाल दी, क्या एक अंदर कर देते हैं, ये लो जी, ठीक है, ये I4 हो गई। तो हमारे पास 4 करंट हैं, और चारों करंट जो हैं अलग अलग रेजिस्टेंस से, अलग अलग रास्ते से, कोई आ रही है और कोई जा रही है। आपने कई जगह देखा होगा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे देते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि लिखा होता है रेलवे स्टेशन, और कई जगह लिखा होता है रेलवे जंक्शन। ऐसा क्यों? क्या जंक्शन को रेलवे स्टेशन लिख सकते हैं क्या, या रेलवे स्टेशन को जंक्शन लिख सकते हैं क्या, या दोनों में क्या डिफरेंस है? यदि ट्रेन के पास एक ही रास्ता है, इधर से आएगी और इधर से चले जाएगी, तो आप लिखोगे स्टेशन, आप जंक्शन नहीं लिख सकते। जंक्शन की कंडीशन क्या है कि ट्रेन के पास एक ही रास्ता ना हो, ट्रेन इधर भी जा सकती है, कम से कम 3 रास्ते उसके पास हो, इधर से आई, इधर से भी जाए, इधर से भी जाए। तो 3 यदि पॉइंट उसके पास मिल रहे हैं तो उसको क्या कहलाएगा, जंक्शन। ये कम से कम कंडीशन है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 5 मिला दो, ठीक है। तो हमने इसको जंक्शन क्यों कहा, या किसी भी सर्किट में आप जंक्शन को कैसे पहचानोगे? जहाँ किसी भी सर्किट में जंक्शन को पहचानने का तरीका है ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, जंक्शन। जहाँ 3 करंट आपस में मिल सकती हैं, दूर जा सकती है, पर 3 ब्रांच, ये कहलाती है शाखाएं। क्या कहलाती है? ये ब्रांच, ठीक है। ब्रांच की क्या परिभाषा होती है? ये ब्रांच की क्या कंडीशन है, एक ब्रांच वो होगी जिसमें करंट की वैल्यू सेम रहे। जैसे यहाँ से करंट I1 जा रही है तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए, I1। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ब्रांच। फिर माना यहाँ से I3 जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, एक ब्रांच। माना इसमें I2 जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, I2, ठीक है। और मिलके यहाँ से कितनी जाएगी, यहाँ से भी I3 जाएगी, क्योंकि इधर से आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ब्रांच। लेकिन क्या इसको जंक्शन पॉइंट कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि I3 आई और I3 चली गई। यहाँ 2 ही शाखाएं मिली हुई हैं, 2 ब्रांच मिली हुई हैं। हमको ऐसा पॉइंट जंक्शन पॉइंट कहलाएगा जहाँ कम से कम 3 ब्रांच आपस में मिली हो, ठीक है। तो जंक्शन पर ही किरचॉफ का करंट लॉ लगता है। आप यहाँ किरचॉफ का करंट लॉ नहीं लगा सकते। लगाने का मतलब ये नहीं है आने वाली जाने वाली वो लगाया है, उसमें क्या नया करना है। लेकिन किरचॉफ ने क्या कहा कि ये जो लॉ है उसको आप जंक्शन पे अप्लाई करें, इसलिए उसका नाम क्या है, जंक्शन लॉ, ठीक है। जहाँ सर्किट में 3 से ज़्यादा ब्रांच या 3 ब्रांच आपस में मिल रही हो। चलिए, तो लॉ क्या कहता है आप लिख भी सकते हैं, सर्किट के या परिपथ के किसी भी जंक्शन पर आने वाली टोटल करंट जाने वाली टोटल करंट के बराबर होंगी। तो बताइए आने वाली करंट कौन कौन सी है? सर I4 है, और जाने वाली कितनी है? सर 3 हो रखी है, I1, I3 और I2। तो जाने वाली करंट कितनी आ जाएंगी, I2 + I1 + I3, ठीक है। अब इसका एक डेफिनेशन और चलता है, वो क्या है? ये तो हो गई आने वाली बराबर जाने वाली, हम लिख देते हैं एंटरिंग मतलब आने वाली, और आउटगोइंग मतलब जाने वाली।
ये तो हो गया पहला तरीका इसको समझने का, ठीक है। दूसरा क्या तरीका होता है? दूसरा ये कहता है, दूसरी डेफिनेशन कई जगह लिखी हुई मिलती है कि सर जंक्शन पर जो कुल धाराएं हैं, टोटल करंट हैं, नंबर ऑफ करंट, वो सभी एल्जेब्रिक सम के फॉर्मेट में लिखी जाएंगी। मतलब जंक्शन पर उपस्थित सभी धाराओं का एल्जेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग किया जाएगा और वो 0 के बराबर होगा। हम इस डेफिनेशन को लिख देते हैं। जंक्शन मतलब संधि होता है, ठीक है। संधि पर उपस्थित सभी धाराओं मतलब जितनी भी करंट वहां आ रही है, नंबर ऑफ करंट, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग 0 के इक्वल होगा, मतलब 0 के बराबर होगा। ये डेफिनेशन इसकी बनती है, ठीक है। जंक्शन पर आने वाली या जंक्शन पर जितनी भी करंट हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम करना है। आप कहेंगे सम का मतलब होता है जोड़ना, और हिंदी में कहते हैं इसको बीजगणितीय योग। तो एक होता है सम और एक होता है एल्जेब्रिक सम। दोनों में क्या डिफरेंस है? सम का मतलब है केवल जोड़ना। आप उसमें ये साइन नहीं देखोगे कि प्लस है कि माइनस है, सभी धाराओं को जोड़ दोगे। जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3, आपने इसको जोड़ दिया और इसको बराबर 0 के कर दिया। ऐसा हमको नहीं करना है, ये होगा गलत, क्योंकि उसमें डेफिनेशन में स्पष्ट कहा है एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक का मतलब होता है आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे करंट, जैसे ताप, जैसे दाब, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं। वो कह रहा है कि यदि आप फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो और उसको चिन्ह के साथ लिख रहे हो, मतलब साइन के साथ ऐड कर रहे हो, तो वो होगा एल्जेब्रिक सम। या ऐसे समझ सकते हैं कि जंक्शन पर जितनी भी करंट आएंगी उन करंट को उनके चिन्ह के साथ लिखना है कि वो प्लस है या माइनस है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि वो प्लस है कि माइनस है? इसलिए उन्होंने क्या किया, एक मान्यता मान ली, एक कन्वेक्शन, सॉरी इसको हटा देते हैं, हाँ जी, उन्होंने एक मान्यता कर ली कि सर ऐसा है कि आने वाली जितनी भी करंट है आप उसको पॉजिटिव ले लो और जाने वाली करंट को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे कि जितनी भी आने वाली करंट है, हाँ जी देखिए, जितनी भी आने वाली करंट है, आने वाली करंट को क्या लिखेंगे, इसको लेंगे हमेशा पॉजिटिव। ये मान्यता है जिसको मान लिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप इसको नेगेटिव नहीं ले सकते, ले सकते हैं, पर सभी बुक्स में इसको माना जाता है, इसलिए हम काम ऐसे करते हैं। और जो आउटगोइंग करंट है आप उसको क्या लेने वाले हैं, आप उसको लेंगे नेगेटिव, ठीक है। और ये आने वाली जाने वाली से क्या पता लग जाएगा, आपको साइन पता लग जाएगा। तो सबको क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है, मतलब विद साइन जोड़ना है, और आंसर कितना आना चाहिए, 0। चलो देखते हैं। अब यहाँ से देखिए आउटगोइंग करंट कितनी है, I1, तो माइनस I1 लिखेंगे क्योंकि आउटगोइंग करंट है। ये भी कौन सी है, आउटगोइंग है, I2, तो माइनस I2। ये भी कौन सी करंट है, I3, आउटगोइंग करंट है, तो माइनस I3। और ये कौन सी करंट है, एंटरिंग है, आ रही है, तो प्लस I4 बराबर 0। अब इसको दूसरी साइड लेके जाइए, तो I4 बराबर क्या आ रहा है, I1 I2 प्लस I3। तो यही पहली डेफिनेशन से भी आया था, यही तो सेम कह रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो पहली डेफिनेशन याद रख सकते हैं, चाहे तो सेकंड। अब याद रखने की भी क्या ज़रूरत है, याद रखने जैसा कुछ है नहीं, सिंपल सा बात है। अब सर करंट का फिजिकल मतलब क्या है, इसको एक स्पेशल नाम से याद रखा जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। करंट होता है I बराबर Q/T, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो चार्ज फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब इस जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही तो चार्ज वापस जाएगा, नहीं आया समझ में। ट्रेन क्या है, ट्रेन
छोटे छोटे डब्बों का एक श्रेणी या सीरीज है, मतलब छोटे छोटे डब्बे उसमें जुड़े हुए हैं। तो जितने डब्बे जंक्शन पे आएंगे ट्रेन के, उतने ही तो जंक्शन से बाहर जाएंगे। इसका मतलब जंक्शन पर हमेशा चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, हम आपको बता देंगे पीजीटी के एग्जाम्स में कि केसीएल किरचॉफ का करंट लॉ या किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको फर्स्ट नियम भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ। हाँ जी, किरचॉफ का केसीएल या फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये होता है, ये बेस्ड है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आवेश का संरक्षण होगा तभी तो करंट का संरक्षण होगा। तो इसको आप थोड़ा सा नोट लगा के जरूर लिखिएगा। किस पे बेस्ड है ये, आवेश के संरक्षण पर। ओके, तो ये हमारा हो गया केसीएल। अब इसका एक एग्जांपल देखो जो आपको बताएगा कि काफी अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है। देखिए, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि 8 वोल्ट की बैटरी 3 रेजिस्टेंस के साथ सर्किट में डिजाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो इसमें से जाने वाली करंट जाहिर सी बात है I1 होगी। इसमें से जाने वाली करंट कौन सी है, I1। इससे जाने वाली करंट I3 मान लेते हैं, इससे जाने वाली I2 मान लेते हैं, और हमको बताना है एट पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले आप जो हमने लॉज बताए हैं करंट को निकालने के, कल बताए थे, उससे आप कोशिश कर सकते हो। और यदि आपने कोशिश कर ली हो तो फिर देखते हैं कि करंट किरचॉफ लॉ लगा के, किरचॉफ का करंट लॉ लगा के I1 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 आया था अभी, तो उसको लॉ लगा के हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए इसमें जंक्शन कहाँ है। आप कहेंगे सर इसमें 2 जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो बी पॉइंट और ई पॉइंट, क्योंकि ई पॉइंट पे भी कितनी करंट है, 1 2 3 शाखाएं हैं, और बी पॉइंट पे भी 1 2 3, तो 2 पॉइंट हैं। उसने किस पे पूछा है, बी पॉइंट पे। तो चलिए, हमारी यहां से करंट जा रही है I1, तो एट पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। इसको ध्यान से समझना, कोई लिखेगा नहीं, वेट करें आप, ठीक है। एट पॉइंट बी पर ये बताइए आने वाली करंट कौन सी है सर, I1, और जाने वाली कितनी करंट है, I2। तो लगाइए केसीएल क्या कहता है, केसीएल कहता है कि आने वाली करंट को पॉजिटिव मतलब I1, और जाने वाली करंट को क्या लेना है, नेगेटिव बराबर 0। अब दूसरी साइड लेके जाएं, I1 बराबर I2 प्लस I3। ये आ गया पहला इक्वेशन जो आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगा। अब हमको दूसरी बात आप समझाइए, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं। करंट फ्लो कब होती है सर, करंट हमेशा तब फ्लो होगी, चलो लिख ही देते हैं। करंट किसी भी सर्किट में कब फ्लो होती है, जब इधर हायर टर्मिनल हो मतलब उच्च वोल्टता हो, और इधर लोअर टर्मिनल हो मतलब निम्न वोल्टता हो। तो उच्च वोल्ट मतलब हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ हमेशा करंट फ्लो होती है। यदि ये पॉइंट क्या है, ए है, और यदि ये पॉइंट क्या है, बी है, तो इस पर पोटेंशियल क्या होगा, बी ए, और इस पर पोटेंशियल क्या होगा, बी बी। तो बताइए ये क्या हमने ठीक लिखा है क्या? यस सर, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। यदि आप चाहते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि करंट जहाँ से चल रही है वो बड़ा होना चाहिए, और जहाँ करंट जा रही है वो छोटा होना चाहिए। आप कहेंगे ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। हम आपको एक पानी का पाइप दे दें और आपसे कहें चलो इसमें पानी को फ्लो करो, तो आप यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, यहाँ कम प्रेशर होगा तभी तो पानी का फ्लो होगा। किसी ने यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगा दिया तो पानी वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें पानी जो बह रहा है वो क्या है, करंट, और जो प्रेशर है वो इलेक्ट्रिक में या इलेक्ट्रॉनिक्स में विभव का काम करता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो हम इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, तो समझ में आ गई ये बात, ये हमने बिल्कुल समझाने के लिए लिखा है, तो इसको आप न्यूमेरिकल का पार्ट ना माने। हम अभी आपको न्यूमेरिकल पे लेके चलते हैं वापस। तो आई, रुको, यहां जाने वाली करंट को कैसे लिखोगे? करंट होता है सर V अपॉन R। करंट फ्लो किसकी वजह से हुई? इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस था, इस वजह से। ज़्यादा कौन सा है? BA। इसमें से क्या हुआ? BB, और आंसर क्या आया? R।
बेसिकली जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, ज़्यादा में से हमेशा क्या घटाओगे, कम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे की कहानी बुनते हैं या स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1। सर I1 क्या होना चाहिए, I1 कहाँ से चल रही है, A पॉइंट से कहाँ पहुंच रही है, B पॉइंट पे। तो बताइए कौन कौन इस बात से सहमत है। ठीक है, चलिए I2 क्या होगा, सर I2 होगा, कहाँ से चल रही है, B से कहाँ पहुंच रही है, C पर। अरे सर इतना आसान है, बिल्कुल इसी से क्वेश्चन होने वाला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। और I3 तो आप समझदार होंगे, कहाँ से चल रही है, B से कहाँ पहुंच रही है, BE पर। तो B से चलकर BE पे पहुंच रही, क्या लिखोगे, R3। ये हो गई तीनों करंट। अब जंक्शन लॉ क्या कहता है, तीनों को एक साथ एडअप करना है, तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ या इक्वेशन है। इक्वेशन 1 क्या कह रही है, ये कह रही है कि सर जो VA है माइनस VV है अपॉन R1 बराबर क्या लिखोगे, VV माइनस BC अपॉन R2, ठीक लिख रहे हैं, प्लस VV माइनस VE अपॉन R3। ये लो जी, हो गए तीनों। अब बताइए, हमने कल बताया था बड़ा जो डंडा है या प्लस जो पोटेंशियल है या हायर पोटेंशियल जो है वो 8 वोल्ट का है, और यहाँ कितना है, 0। ये 0 है तो ये भी कितना, 0, और ये भी 0 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 0, और ये 0 है तो ये भी कितना, 0, और ये भी कितना, 0। ये टेक्निक को ध्यान रखना। ये 8 है तो A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, 8 वोल्ट। अब यहाँ पे 8 नहीं लिख पाओगे क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मान लेते हैं, BB, क्योंकि हमको नहीं पता है, इधर 0 है इधर 8 है। तो अब हमको बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BA। A पॉइंट पे पोटेंशियल सर 8 वोल्ट, B पॉइंट पे पता नहीं, R1 की वैल्यू कितनी है सर, 4 है, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BB सर नहीं पता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC सर 0 है, देखो C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है सर, 2, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BB नहीं पता सर। E पॉइंट पोटेंशियल 0, R3 कितना है, 4। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है या 4 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 8 माइनस BV अपॉन 2 कर सकते हैं क्या, ये हट जाएगा तो VV रह जाएगा, प्लस यहाँ कितना रह जाएगा, VV/2 लिख सकते हैं, ओके। हम इसको 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा VV/2, ये आ जाएगा VV, ये आ जाएगा VV/2, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ तो 4 बराबर VV प्लस VV/2 प्लस BV/2। देखो ध्यान से, आधा और आधा 1 हो गया, और 1 और 1 मिलकर क्या बन गया, 2VV, और यहाँ से VV कितना आया सर, 4/2, मतलब आंसर आ गया VV बराबर 2। ये लो जी, तो हमको इसका आंसर क्या मिल गया, 2 वोल्ट। अब जैसे ही हमको ये मिल गया फिर तो सारे काम हो गए। कैसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, VA कितना है सर, 8, BB कितना है, 2, नीचे R1 कितना है, 4। आंसर बोलो, 8 माइनस 2 6, 6/4, 3/2, 1.5 एम्पियर, पहला आंसर। कौन सी करंट है ये, I1। चलो जी I2 की बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BB सर, 2 आया है, BC कितना है, 0, R2 कितना है सर, R2 है 2 में से 2 चला गया तो 1 एम्पियर की करंट है। आ जाओ I3 चेक करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BB सर, ये वापस 2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 0, R3 कितना है, 4, आंसर कितना है, 1/2 मतलब 0.5। और देखो आपको एक और चीज़ बताते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ करंट। देखो कैसे, I1 क्या है, इस पर आने वाली करंट कितनी है सर, 1.5 करंट आ रही है, ध्यान से समझना। लेकिन ये 2 भागों में बट गई, एक इधर और एक इधर। I2 कितनी आई सर, I2 आई 1 एम्पियर। अब सोचो 1.5 में से 1 चली गई तो बचेगी कितनी, 0.5 एम्पियर। देखो बिल्कुल सही आ रहा है। I1 कितनी आई थी, 1.5, 2 भागों में बट गई, 0.5, 1 सेकेंड, कितनी बच गई, सॉरी 1 एम्पियर प्लस 0.5 एम्पियर, यही आंसर आ रहा है। समझ में आया आपको, इतना
आसान क्वेश्चन है। ये है केसीएल से करंट को, सॉरी केसीएल से किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का तरीका। और सर्किट सॉल्व करने से क्या मतलब होता है, किसी भी रेजिस्टेंस में करंट निकालना और वोल्टेज निकालना। तो देखो इस सर्किट के हर एक पॉइंट पे आपको विभव पता है, पोटेंशियल पता है, और इसके हर एक सर्किट पे आपको या हर एक ब्रांच पे आपको क्या पता है, करंट पता है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने जो लास्ट लेक्चर में तरीके बताए थे क्या उससे सॉल्व हो सकता है? हमने यहाँ पे सॉल्व करवाने से पहले आपसे कहा भी था कि सॉल्व करके देखो, पर आपने देखा कि नहीं देखा, पर हम वापस से आपको बता देते हैं। तो हमने सेम क्वेश्चन लिया है और इसी क्वेश्चन को अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने आपको कल समझाया था। कौन सा? पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट। कैसे सर? एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल का नुकसान करता है। यदि करंट आई है और इस पोटेंशियल पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल BA है और यदि ये R रेजिस्टेंस है तो ये नुकसान कितना करेगा, -I/R का, जिसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं या विभव का पतन कहते हैं। तो BA था, इतना नुकसान हो गया, तो इस पॉइंट पे रिमेनिंग कितना है, BA - I/R। तो वैसे ही यहाँ कितना है, 8, तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी सर 8 वोल्ट होगा। लेकिन यदि हमको इसमें करंट मिल जाए तो हम -IR का कॉन्सेप्ट लगा के 8 में से घटा के यहाँ पे विभव निकाल देंगे। बट I पता नहीं, I कौन सी है, इस बैटरी से निकलने वाली करंट जो पूरे सर्किट को दी जा रही है। और बैटरी से निकलने वाली करंट को क्या कहेंगे, टोटल करंट। तो हमको यदि टोटल करंट की वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। I टोटल बराबर क्या होगा, टोटल पोटेंशियल मतलब बैटरी का टोटल विभव और इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस R टोटल या R इक्विवेलेंट। अब हम समस्या ये है कि सर R इक्विवेलेंट कैसे निकालें, क्योंकि V टोटल तो हमको पता है 8 वोल्ट दिया गया है, बट हमको R इक्विवेलेंट नहीं पता। इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है जिसमें से 2 तो पैरेलल में जुड़े हैं समांतर क्रम में। आप कहेंगे सर आपको ही दिखाई देते हैं समांतर क्रम में, हमको दिखाई नहीं दे रहा है समांतर में है कि सीरीज में है। देखो ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ठीक है। आप इस वायर को थोड़ा सा खींच के लाओगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो आपको पता चल रहा होगा कि 4 ओम और 2 ओम एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल में कंडीशन क्या है, दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, दोनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये पैरेलल में आ गए। और यदि पैरेलल में इसका नाम कितना है, R3, इसका नाम यदि R2 है, तो पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है सर R2 R3 R2 + R3। कहाँ से आया सर, ये नहीं पता आपको? R इक्विवेलेंट बराबर, आज लास्ट टाइम बता रहे हैं क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, आपको बता दी गई है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। सर आपने प्लस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि आपने अभी इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया। इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो इस तरीके से हम बना देते हैं इन दोनों को हटाने के बाद। अब ये इसके किस में चला जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज में किसके गया है, ये R1 के, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल R इक्विवेलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसको हटा देते हैं ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है, फिर आपको बाद में तकलीफ करेगा। हाँ जी, इसको हटा देते हैं, ये आपको बाद में तकलीफ करेगा, ठीक है। चलिए देखिए R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 सर 4, ये कितना आ जाएगा 4 × 2, बताइए कितना लिखेंगे, 4 + 8/12। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 × 3 12, 12 और 2, सॉल्व गलत तो नहीं कर दिया, 8 और 2, अच्छा सॉल्व माफ़ करना, ये हमने सॉल्व थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये 12 नहीं आएगा, जल्दीबाजी में 4 और 2 8 आएगा, ठीक है। 4 और 2 6 होते हैं भैया। चलिए वापस से इसको 6 लिख देते हैं। 4 यहाँ कितना आएगा, ऊपर 4 नीचे बचेगा 3, सॉल्व करो, ये आ जाएगा 12 + 4/3, इसका मतलब 16/3। क्या आ रहा है ये, R इक्विवेलेंट। तो चलिए B टोटल निकाल देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं।
चलिए देखिए, हम निकाल रहे हैं आई टोटल, कितना आ रहा है आई टोटल, बी टोटल 8 है और 16/3 आपने नीचे लिख दिया, 3 ऊपर चला गया तो 8 × 3 24/16 और 8 3 बार 2 बार, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई सर 3/2 एम्पियर, या इसको 1.5 एम्पियर लिख सकते हैं। तो चेक कर लो, बैटरी से निकलने वाली जो करंट I1 थी वो 1.5 ही आई होगी। देखो जी कहाँ है, ये रही I1 जो करंट है बैटरी से निकलने वाली कितनी है 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो पहला आंसर मैच कर गया। अब देखते हैं, हमारा काम आसान हो गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बताओ, करंट कितनी है 3/2, तो -3/2, रेजिस्टेंस कितना है 4, ये 2 कट गया, कितना आया 2 × 3 = 6, तो -6 वोल्ट ड्रॉप हो गया। अब 8 में से 6 कट गया तो यहाँ कितना वोल्ट आंसर आना चाहिए 2 वोल्ट। ज़रा चेक करना, हाँ सर बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 वोल्ट, इसका मतलब हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं। अब हमारा काम आसान हो गया, यहाँ कितना है 2 वोल्ट, ये कितना है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0। तो देखो यहाँ I1 सीधा निकाल दो, ये I2 सीधा कैसे निकालेंगे सर, I2 बराबर ज़्यादा वोल्टेज, क्योंकि करंट यहाँ से चल रही है तो हायर पोटेंशियल 2, लोअर कितना है 0 अपॉन कितना 2, आंसर कितना है 1। इसका मतलब इसमें जाने वाली करंट कितनी है 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 0, तो I3 कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल 2 जहाँ से चल रही है करंट, कहाँ पहुँच रही है लोअर पोटेंशियल के पास, आंसर रेजिस्टेंस कितना है 4, कितना आया 1/2। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है इस तरीके के रेजिस्टेंस को सॉल्व करना तो थोड़ा सा वेट करो, धीरे धीरे आ जाएगा और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपसे हम पूछते हैं कि यदि इस 4 ओम के रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो अब आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मतलब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी देखिए, हमने क्या किया, इसमें से R को यहाँ से जो 4 ओम का रेजिस्टेंस था उसको हटा दिया है। अब बताइए क्या कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन वही है, यहाँ जो रेजिस्टेंस था उसको हटा दिया गया है। अब हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आपको बताना है और तरीका आपको 2 बता दिए, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लो। आप खुद क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर हम आपको सीधा तरीका सिखाते हैं, थर्ड मेथड से तीसरा तरीका सिखाते हैं। आप खुद जरूर कोशिश कर लें, उसके बाद हमारे आंसर को देखें। ठीक है, आपने कोशिश कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ ये सोचा है कि सर यहाँ 8 वोल्ट है तो यहाँ पोटेंशियल कैसे निकालें, यहाँ तो ये भी नहीं लग रहा, I बराबर I1 + I2 + I3 कैसे करें सर हम जब यहाँ पे I1 निकाल रहे हैं तो हमको R की वैल्यू नहीं पता लग रही, कैसे सॉल्व होगा। भाई साहब और बहनों, बात ऐसा है, आपको इसलिए आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जो करंट फ्लो आप कर रहे हैं, माफ़ करना, हाँ जी, ये जो आप करंट फ्लो कर रहे हैं ये गलत फ्लो कर रहे हैं। क्यों सर, ये पोटेंशियल कितना हायर, तो यहाँ कितना वोल्टेज है 8 है। अब यही पॉइंट तो यहाँ पे है तो ये भी कितना वोल्ट है 8 वोल्ट है, तो दोनों एक ही पोटेंशियल पे है तो इसमें से करंट जाएगी ही नहीं। बात आया समझ में, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, दोनों तरफ प्रेशर बराबर है तो पानी फ्लो होगा नहीं होगा। तो सर ये सर्किट कैसे चल रहा है, यहाँ कितना वोल्ट है 8 वोल्ट, यहाँ कितना आ रहा है ये 0 है तो ये भी 0 ये भी 0, इस वजह से सर्किट चल रहा है। अब ये कितने वोल्ट पे है 8 पे, तो ये भी कितने पे होगा 8 पे होगा। तो आंसर तो हमारे सामने है, चाहे बी ए की बात करो या पॉइंट बी की बात करो या पॉइंट सी की बात करो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है बराबर है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है बराबर 8 वोल्ट। और एफ ई डी की बात करेंगे तो 0 है। अब तो करंट निकालने में तो कुछ है ही नहीं, आई बराबर हायर पोटेंशियल कितना 8, लोअर कितना 0, रेजिस्टेंस कितना 4, आंसर आ गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की करंट तो इसमें जा रही है। ठीक है, इसमें निकाल देते हैं, हायर पोटेंशियल कितना 8, लोअर कितना 0, करंट रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 4 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है। तो यहाँ कितनी चली गई 2, यहाँ कितनी जा रही है 4। इसका मतलब सर ये जो 2 और 4 करंट जा रही है इसको हमने केवल और केवल पोटेंशियल वाले मेथड से समझ के निकाल दिया। यहाँ हमको करंट का किरचॉफ लॉ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और बहुत सिंपल वे में, देखो कोई भी कैलकुलेशन नहीं किए, विदाउट कैलकुलेशन क्वेश्चन कर दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बात आ रहा है समझ में आपको।
हमने कल एक तरीका और बताया था, चलो इस क्वेश्चन में तो हमने ये पूछ लिया आपसे कि इस रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट निकालो, वो आपसे केवल ये पूछ लेता कि हमको CD से जाने वाली करंट निकालो, तो आपको तो इतने करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमने कल एक चीज बताई थी आपको कि यदि कोई वोल्टेज सोर्स हो, आपको लगता है कि वो जो वोल्टेज सोर्स पढ़ाया था सर कोई काम नहीं आएगा, हमने हर एक चीज़ आपको बहुत काम की पढ़ाई है जो काम आने वाली है आगे। हमने ये 8 वोल्ट का पढ़ाया और ये बताया था कि R इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ZL लगा हुआ है, मतलब लोड रेजिस्टेंस। हमने ये कहा था कि कैलकुलेशन भी आप इधर कर रहे हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, आप इसको हटा सकते हो, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हमने हटा दिया। तो अब 8 वोल्ट सीधा सीधा कहाँ अप्लाई हो रहा है, इस रेजिस्टेंस पे, तो आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आप इस क्वेश्चन के लिए जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो यदि इसको रिमूव कर दोगे तब भी आंसर कितना आएगा, क्योंकि 8 के 8 वोल्ट कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो आंसर फिर भी 4 एम्पियर आएगा। अरे बात आया समझ में। चलिए, अब एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ये कहानी पूरी। तो ये क्या है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, अरे सेम क्वेश्चन है, तो चलो इसको डाटा चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसका हम थोड़ा सा डाटा चेंज कर रहे हैं, फिर आप बताइएगा क्या आंसर आने। इसको रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से, ये हमने यहाँ से हटा दिया और ये भी यहाँ से हटा दिया। क्वेश्चन मुश्किल देंगे और आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये तीनों तरीकों से, जितने भी तरीके हमने सिखाए उन सबसे करना है, एक तरीके से नहीं करना, ठीक है, सीखना है कैलकुलेशन करना। ये दे दिया हमने इस बार, इसको भी हटा देते हैं, ये हमने दे दिया आपको 16 वोल्ट, ये दे दिया हमने, इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इसको, ठीक है, ये हमने दिया आपको 8 ओम और ये दे दिया हमने आपको 16 ओम, ये हमने आपको दे दिया 4 ओम वापस से। तो ये कैलकुलेशन आपको फर्स्ट मेथड से सेकंड मेथड से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट में क्या लगाओगे KCL और सेकंड में सीधा सीधा मेथड क्या लगा दोगे, टोटल रेजिस्टेंस वाला, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप का मेथड लगाओगे, ठीक है, बात आया समझ में। ये इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। एक तरीका और होता है इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर समझाएं क्या उसको, समझा दें। अगला क्या टॉपिक है वो एक बार हम देख लेते हैं। अगला कुछ क्वेश्चन दिया है, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है। एक तरीका और होता है, जैसे एक टाइप ये लेते हैं, अब तक जो क्वेश्चन हमको गिवन था उसमें एक वोल्टेज सोर्स था, इस बार हमारे क्वेश्चन में 2 वोल्टेज सोर्स हैं। तो बताइए वही क्वेश्चन सॉल्व करना है कि यहाँ पे I1, यहाँ यदि हम इसको I3 मान लें, इसको I2 मान लें, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए और इसका आंसर बताइए कितना आएगा। पहले खुद सॉल्व करो, सेम वही लगाओ, इसमें सबसे पहले लगाओ KCL से इसको सॉल्व करके बताओ। हमको एट पॉइंट B की बात करनी है, क्योंकि यही एक पॉइंट ऐसा है जो जंक्शन का काम कर रहा है, और एट पॉइंट B पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि आने वाली करंट 1 है और जाने वाली 2 है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। I1 आ रही है, I2 जा रही है। अब I1 की वैल्यू हम सीधी लिख रहे हैं, ये कितना है 8 वोल्ट और ये 0 है ही, और देखो ये कितना वोल्ट है 6 वोल्ट। तो देखो I1 कैसे लिखेंगे, करंट जहाँ से चल रही है वो हायर, जहाँ पहुँच रही है वो लोअर, तो 8 से कहाँ पहुँच रही है B के पास, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4 बराबर। I2 का मतलब क्या है, यहाँ से जा रही है, कहाँ से V से, कहाँ पहुँच रही है 6 के पास में, अपॉन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2। चलो I3 का मतलब V से जा रही है, कहाँ जा रही है 0 के पास में नीचे, और आंसर कितना है रेजिस्टेंस 4। वही कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो ये 2 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 4 माइनस V/2 बराबर, ये 1 रह गया तो V माइनस 6 प्लस ये कितना रह गया V/2, तो 6 इधर लेके आइए, V/2 उधर लेके जाइए, देखो 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10, और ये उधर मिला के जाएगा तो वापस से वही पहले की तरह 2V हो जाएगा, और V की वैल्यू 10/2 मतलब 5 वोल्ट आ गई, ठीक है, ये लो जी। तो यहाँ कितना आ गया आंसर 5 वोल्ट। अब हमारे आंसर सारे आ जाएंगे, कैसे, I1 बोले तो
I1 सर देख लो, 8 में से कितना घटाना है, 5। अब सॉल्व करने की भी कहाँ जरूरत है, 8 माइनस 5 बटे कितना, 2। तो 8 में से 5 गए तो कितना बचा, 3 बटे 2। सही आ रहा है आंसर, देख लो एक बार, 3 बटे 2 आ रहा है क्या। 8 में से कितना गया, 8 में से बी कितना, 5, 8 में 3 5, नहीं 2 क्यों, 4 है ना, गलती कर रहे हैं हम भी, देखो यही तो बात है, जल्दबाजी ठीक नहीं है। 8 और यहाँ 5 और 4, 8 में से 5 गए, 3 बटे 4, मतलब 0.75 एम्पियर की करंट निकल रही है इस शाखा से, इस ब्रांच से। बात करते हैं सेकंड I2 की, बोले I2 बोलो, VV 5 वोल्ट। देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, 6 आ गया, तो -6 लिखो, हम वोल्ट हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये 5 कहाँ जा रही है, 6 के पास, रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, कितना आया, -1 बटे 2, मतलब -0.5। सर आंसर गलत आ गया, काहे गलत आ गया, माइनस का मतलब क्या है कि आपने जो डायरेक्शन मानी थी कि ये इधर जा रही है, वो इधर नहीं है, इसमें करंट इधर जा रही है, और कितनी, 0.5 एम्पियर की, ये है, बताया। माइनस क्या बता रहा है कि करंट आपकी कहाँ जा रही है, C2B जा रही है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो रहा है, पहले तो नहीं गई थी, पहले ये नहीं था, विश्वास नहीं है, चेक करवा देते हैं। यहाँ कितना है पोटेंशियल, 8। अब इसने ड्रॉप कितना किया है, I1 कितना है, 3 बटे 4, तो देखो ये ड्रॉप कितना करेगा, I इंटू आर या I1 इंटू आर। I1 कितना है, I1 है सर, I1 3 बटे 4, रेजिस्टेंस कितना है जी, रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया, 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, 3 वोल्ट इसने घटा दिया, तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे यहाँ पे, 5 वोल्ट। एक बात बताओ, इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है, इस पॉइंट पे कितना है, 6 वोल्ट, तो करंट 5 से 6 की तरफ जाएगी कि 6 से 5 की तरफ जाएगी, तो आपका जवाब होगा कि सर करंट जाएगी 6 से 5 की तरफ, ठीक है। तो माइनस के साइन को अपन को ये समझना है कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी, और इस कैलकुलेशन ने हमको समझा दिया। I3 देखो, ये तो बहुत आसान है, 5 माइनस 0 बटे 4 कितना, 5/4। कैलकुलेशन करके देख लो ये कितना है, कैलकुलेशन करें, 3 बटे 4 बराबर -1 बटे 2 प्लस 5/4, 4 आ गया, -2, सॉरी हाँ जी, -2 प्लस 5 प्लस 3/4 आ गया, कैलकुलेशन सॉल्व होके। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं डबल का। अब आपको यही क्वेश्चन करना है आगे, लेकिन इस बार हम डाटा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हमने ये जो इस क्वेश्चन को दिया था ना आपको होमवर्क के लिए, तो होमवर्क में सेकंड क्वेश्चन लिख लेना, यहाँ पे क्या लगा लोगे, एक 6 वोल्ट का रेजिस्टेंस, ठीक है, सॉरी वोल्टेज। तो आपको बताना है कि यहाँ भी वही हर एक सर्किट में ये वाला मतलब करना है आपको, ठीक है। चलिए हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में KVL के साथ, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के साथ। थैंक यू सो मच।